नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के सैद्धांतिक विषय बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सबसे पहले समझिएगा कंप्यूटर क्या है। हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर हर जगह यूज होता है। आप देखेंगे बसों का टिकट, आज का रिजर्वेशन ट्रेन का हो या कोई भी हमें जानकारी हो, विदाउट कंप्यूटर आप नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप समझिएगा कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे कोई एक कमांड दिया है इनपुट डिवाइस द्वारा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल यूनिट होता है, वो उसको प्रोसेस करता है और फाइनली हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो कंप्यूटर के द्वारा हम कोई भी कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो एक कमांड देकर प्रोसेसिंग होके प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा हमें फाइनली एक आउटपुट प्राप्त हो जाता है। तो आप कंप्यूटर को एक सबसे पहले आप समझिएगा जो फादर ऑफ कंप्यूटर कहला जो हैं जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज। उन्होंने सन 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था जो कि अब एक कंप्यूटर का रूप ले चुका है, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर में सबसे पहले आप समझिएगा कंप्यूटर का सी वो आपका कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, P for particularly, U for used in, T for technology, E for education and R for research। तो आप देखेंगे जो भी रिसर्च पर्पस का जो भी आपका डेटा है उसको आप कंप्यूटर की हेल्प से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का बहुत ही वाइडली आपका यूज जीवन में है। तो हम कंप्यूटर की सबसे पहले जनरेशन देखते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से विकास के रूप में परिवर्तित होता रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है आपका 1940 से लेके 1956 तक। तो इसको पहली पीढ़ी कहा जाता है। तो पहले पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब एक कांच का यंत्र होता था जिसमें से गैस को निकाल दिया जाता था, इसलिए इसे वैक्यूम ट्यूब्स बोला जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स में इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित किया जाता था और प्रारंभिक कंप्यूटर में एक स्विच या एम्पलीफायर के रूप में उपयोग किया जाता था। यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को नियंत्रित करके और इसको बढ़ा भी सकता था। ये वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग गणनाओं के साथ साथ स्टोरेज के लिए और कंट्रोलिंग के लिए भी किया जाता था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है वो ENIAC है। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में, साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते थे, भारी होते थे, जिनको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए बहुत बहुत बड़े रूमों की आवश्यकता पड़ती थी। ये काफी ज्यादा हीट को क्रिएट करते थे, बहुत ज्यादा गर्मी रहती थी कमरे में, तो उसको कम करने के लिए, जिससे उसके पार्ट्स जल ना जाएं, एयर कंडीशन की आवश्यकता होती थी जो कि कंपलसरी थी। हाइड्रोजन बम के निर्माण हेतु और जो भी कितनी भी कठिन गणना हो उसमें पहली बार ENIAC कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। इस जनरेशन में प्रोग्रामिंग मशीनी और असेंबली लैंग्वेज में की जाती थी। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन जो है हमारा कंप्यूटर का वो आपका 1940 से 56 तक था। और इसमें मुख्य रूप से जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो सबसे ज्यादा यूज करने वाली चीज वो वैक्यूम ट्यूब्स थी, जिनकी मदद से हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चलाते थे और ज्यादा से ज्यादा हीट क्रिएट होती थी, गर्मी रहती थी, जिसके लिए एसी इसके लिए कंपलसरी था। अब आपकी बात होती है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये 1956 से लेके 1963 तक था जनरेशन। तो इसे द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर द्वारा चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। इसका विकास, इसका डेवलपमेंट विलियम शॉकले ने किया था 1947 में। कंप्यूटर ये आकार में छोटे, तेज और काफी कम कीमत के हो गए थे। वे पहले की तुलना में कम एनर्जी का इस्तेमाल, ऊर्जा प्रवाहित कर रहे थे। इन कंप्यूटरों पर प्रोग्रामिंग करना भी संभव था और ये मुख्यतः जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे उनमें इनका यूज किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो अवधि है वो 1956 से लेकर 1963 थी। और मेन इंपॉर्टेंट चीज है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वो ये थी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हम ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे थे। अब देखिए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ जाता है।
थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है 1964 से लेकर 1971, तो इसको तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसमें आईसी चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स कहा जाता था, और एक जटिल कॉम्प्लिकेटेड चिप्स थी जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा दिए जाते थे। आईसी चिप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगा दिए जाते थे, और उन्हें सिलिकॉन चिप्स पर लगाया जाता था। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता था। इसमें कंप्यूटर की गति, जो भी उसकी स्पीड थी, वो बढ़ जाती थी, क्योंकि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर तीनों ही एक आईसी में समाहित हो जाते हैं, जिससे कंप्यूटर का आकार थर्ड जनरेशन में सेकंड जनरेशन की अपेक्षा और फर्स्ट जनरेशन से बहुत छोटा हो जाता है। इसकी काम करने की स्पीड भी बढ़ जाती है, इसमें बिजली की खपत भी कम होती है। इन कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा था, और नए नए हाई लेवल लैंग्वेज का उस समय विकास हुआ था। तो सबसे पहली जो बेसिक जो लैंग्वेज है, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो लैंग्वेज है, वो भी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण कंप्यूटर बहुत ज्यादा अधिक तेज हो गया। अब देखिए, इसके थर्ड जनरेशन के बाद आ जाता है आपका फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपका 1971 से लेके 1980 तक था। तो देखिए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा था। ये कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग होते हैं, आगे विकसित किए जा रहे हैं। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का आविष्कार 1971 में किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर की यह तकनीकी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम दिया जाता है। एक छोटी सी चिप में लाखों ट्रांजिस्टर निर्मित इस चिप को ही माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। देखिए, एमएस डॉस जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका पहली बार जो इस्तेमाल हुआ था, वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही हुआ था। इसके साथ ही कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप देखते हैं माइक्रो विंडोज आपका 98 है, विंडोज का अपग्रेडेशन होता ही आ रहा है, विंडोज 7 है। तो इस तरीके से भी जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी था, वो कंप्यूटर सिस्टमों में आने लगा। इसकी वजह से मल्टीमीडिया का प्रचलन जो था, वो प्रारंभ होने लगा। इसी समय सी प्रोग्रामिंग जो हाई लेवल लैंग्वेज है, उसका भी डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। तो देखिए, अब फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। 1980 से लेके अब तक जो फ्यूचर तक जो भी चेंजिंग आ रही है, तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं यूएलएसआई, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी पर आधारित हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, और इसको हाई लेवल पर विकसित किया जा रहा है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जीयूआई, जिसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सहायता से इसे अधिक सरल और सिंपल बनाया जा रहा है, और ग्राफिकली बहुत ही ज्यादा आकर्षक बनाया जा रहा है। यह कंप्यूटर किसी भी समस्या के हल करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क के माध्यम से जुड़े रहते हैं। कुछ कंप्यूटर्स की तो मनुष्य की तरह व्यवहार करने और सभी काम करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जिन्हें रोबोट कहा जाता है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अभी जो रोबोट, एक सोफिया जो रोबोट बनाया गया है, वो इसी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के यूएलएसआई टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। तो अब तक हमने जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पढ़े हैं, उनको थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, जो 1940 से लेकर 1956 तक था। इसमें मुख्यतः वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, और पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो ENIAC था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। देखिए, इसमें जो भी प्रोग्रामिंग की जाती थी, वो मशीनी और असेंबली लैंग्वेज में की जाती थी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से, और इसमें जो मेमोरी थी, वो मुख्यतः मैग्नेटिक टेप प्रयोग किए जाते थे इस चीज के लिए। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपका है वो 1964 से लेकर 1971 तक है, जिसमें ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट वाली चिप्स द्वारा, जिसमें छोटे छोटे कई सारे ट्रांजिस्टर लगे होते थे। और इसी जनरेशन में ही आपका बेसिक जो लैंग्वेज थी, उसका आविष्कार होता है, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अब आपका आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1971 से लेकर 1980 तक थी, जो चौथी पीढ़ी, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा रखे थे, जिसको रिप्लेस किया गया था आपका आईसी चिप्स द्वारा। ठीक है, ये आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के उस टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। और जो भी एमएस डॉस, जो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे आपके, डॉस था या विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उनका प्रचलन भी इसी जनरेशन में शुरू हुआ।
5th जनरेशन की बात करते हैं, ये यूएलएसआई टेक्नोलॉजी पर है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये 1980 से लेके अब फ्यूचर तक जो है, इसमें मेनली जो वर्क किया जा रहा है वो वर्क किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और रोबोट। और इसका सबसे ज्यादा जीता जागता एग्जांपल है रोबोट। जैसे आप कई सारी कंपनियों में देख रहे हैं, जो भी वेल्डिंग है या जो भी आपका काम करना है, होटल्स वगैरह है, मॉल वगैरह में जो यूज कर रहे हैं, आप मैन पावर को रिप्लेस करके ये लोग रोबोट से कार्य करा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो आधारित हैं वो सारी की सारी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर पे ही आधारित है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन कंप्यूटर हम कई तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम मुख्यतः 3 प्रकार से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अगर हम इसको डिस्क्राइब करें ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, तो सबसे पहले आता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है आपका डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड। तो देखिए एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वो आपको लग रहा है, आपको नाम से पता लग रहा है एनालॉग, यानी कि कोई भी रीडिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। आपकी गणना से रिलेटेड है, आपका प्रेशर है, टेम्परेचर है, ठीक है ना। जो भी आप क्या कहते हैं साइंटिफिक रूप से जो भी आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, जो कि एक आपको कैलकुलेशन के माध्यम से, एक आपको मार्किंग के माध्यम से बता रहा है। जैसे मौसम विज्ञान है तो आपको कई दिखा रहा है कि इस क्षेत्र में क्या कहते हैं हवाएं इस तरीके से चल रही हैं, हो सकता है यहाँ बारिश हो जाए। तो ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जो कि हमें ताप है, दाब है, इनके बारे में बताता है। अब डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर हमारे वो कंप्यूटर होते हैं जो हम सबसे ज्यादा यूज कर सकते, जो करते हैं आज के टाइम में। जैसे पर्सनल कंप्यूटर है हमारा, और आपका जो भी डेस्कटॉप वगैरह है, ये सारे के सारे जो डिजिटली हम जिनको लिख सकते हैं, जिस पर पढ़ सकते हैं, और जो भी हम कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं उस पर, वो डिजिटल कंप्यूटर में आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर जो है आपका, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है आपके, वो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स की तरह काम करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी सिटी स्कैन की मशीन है, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर में आती है। आपकी कोई जो भी ईसीजी करने वाली मशीन है, ये सारी की सारी हाइब्रिड कंप्यूटर्स में ही आती है। तो देखिए अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। कंप्यूटर को हम डिस्क्राइब करें, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को अगर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस करेंगे, तो दो तरीके का मुख्यतः पर्पस होगा, एक जनरल पर्पस और एक स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस हमारा वो पर्पस होगा जैसे कि हमें सामान्य रूप से कोई कैलकुलेशन वगैरह के लिए सिंपल आपका थोड़ा बहुत आपको क्या कहते हैं वर्ड में काम करना है, ठीक है, आपको एक्सेल में काम करना है, छोटा काम, ये हल्का फुल्का काम करना है, उसके लिए जनरल पर्पस के कंप्यूटर को हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक पर्पस जो आपका है, जैसे कोई स्पेशल पर्पस से आपको कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करना है, या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग के लिए आपको यूज करना है, जैसे कोई डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, या फिर कोई साइंटिस्ट यूज कर रहा है उसको, या फिर आपको रिजर्वेशन ट्रेन के लिए कोई एक स्पेशल बुक बनाया जा रहा है, मौसम विज्ञान से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक रीजन के लिए स्पेसिफिक कंप्यूटर बनाया जाता है, तो वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर कहलाता है। तीसरा टाइप है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है उस तरीके से कैलकुलेशंस बढ़ती जाती हैं, तो वो साइज के ऊपर कंप्यूटर के टाइप्स हो जाते हैं। जैसे कि आप माइक्रो कंप्यूटर है सबसे जो एलिमेंट्री कंप्यूटर होता है, जैसे हमारे लैपटॉप है जो हमारा, वो माइक्रो कंप्यूटर में आता है, साइज में छोटा होता है, और मेमोरी होती है वो भी इसकी कम होती है अपेक्षाकृत मिनी और सुपर कंप्यूटर से। मिनी कंप्यूटर होते हैं इससे थोड़ा सा बड़े होते हैं, और इसमें आपका सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एक से ज्यादा आप अटैच कर सकते हैं इसको। जैसे कोई इंडस्ट्रीज वगैरह, कंपनी वगैरह है, उसमें आप देखते हैं जो भी शॉप फ्लोर वगैरह होती है, उस पर आप मिनी कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा यूज कर सकते हैं, और ये साइज में काफी बड़े होते हैं, और ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं, बड़े स्तर पर इनको यूज किया जाता है। जैसे कि आप साइंटिफिक जो भी लैब्स वगैरह होती हैं उनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं, जो कि आप जैसे कोई आपका जो भी साइंटिफिकली आप कोई भी वर्क करते हैं, तो उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज कर सकते हैं एक सिस्टम से। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर आपके वे कंप्यूटर होते हैं जिनकी ट्रिलियंस में कैलकुलेशन जो सेकंड्स में कर देते हैं, वो आपका सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। इंडिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर वो परम है, जो कि सीटेक इंस्टीट्यूट ने उसको बनाया है। तो आप देखिएगा सुपर कंप्यूटर, जो भी देश सुपर कंप्यूटर को प्रिपेयर बनाते रहे, उन पर डेवलपमेंट करते रहे, वो ही फास्ट ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन को कर पाते हैं। आज के टाइम में देखिए आप, हर देश अपना अपना कंप्यूटर बनाया हुआ है सुपर कंप्यूटर। भारत का भी कंप्यूटर है, आपका फर्स्ट कंप्यूटर था सीडेक सोसाइटी द्वारा जो बनाया हुआ, वो सुपर कंप्यूटर था। अब देखिए बात कर लेते हैं आपका, जब हम कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को आप कमांड देते हैं इनपुट डिवाइसेस द्वारा, तो उसमें एक प्रोसेसिंग होती है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसमें कंट्रोल यूनिट होती है।
तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। तो ये सारी यूनिटें क्या करती है, उसको प्रोसेस करती हैं और फाइनली हमें आउटकम देती है आउटपुट डिवाइस द्वारा। तो हम इनपुट डिवाइस की बात कर ले रहे हैं। तो जैसे कंप्यूटर में कमांड देने के लिए जो इनपुट डिवाइस होता है उनका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये जो इंपॉर्टेंट जो आपका डिवाइस है वो कीबोर्ड। तो आप समझिएगा कीबोर्ड हमारा एक मुख्य जो क्या कहते हैं डेस्कटॉप वगैरह में यूज होता है। इसमें आप ये देखिएगा एस्केप की है, ये आपकी फंक्शंस की दे रखी हैं F1 से लेके F12 तक, इनका अपना अपना अलग काम होता है। जैसे F5 हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं जो रिफ्रेश के लिए यूज होती है, ठीक है। ऐसे आप स्पेलिंग्स के लिए कोई सी की यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा की दे रखी है आपकी, इधर न्यूमेरिक की दे रखी हुई है और एक न्यूमेरिक की आपकी यहाँ पे भी दे रखी होती है। आप विंडोज की का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल और ऑल्ट का यूज कर सकते हैं। स्पेस के लिए आपका स्पेस बार दे रखा है, ठीक है। तो कंट्रोल आपको 2 जगह से दे रखा है, ऑल्ट भी आपको 2 जगह दे रखा है। यहाँ पे आपको एंटर दे रखा है, यहाँ पे बैक स्पेस दे रखा है। इस तरीके से आप कीबोर्ड की सहायता से आप कोई भी कमांड को कंप्यूटर को दे सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी चीज टाइप करनी है किसी भी उसमें, विंडोज MS वर्ड में करनी है, आपको MS एक्सेल में करनी है, तो आप कोई भी चीज की, या फिर आपको कोई भी ब्राउजर या आपको गूगल क्रोम वगैरह में कोई चीज सर्च इंजन में आपको सर्च करनी है, तब भी आप इसको कीबोर्ड की मदद से आप टाइपिंग का मेन काम कर सकते हैं। अब देखिए अगला इनपुट डिवाइस आपको देख लेते हैं। यह कुछ इनपुट डिवाइस दे रखी है, एक जॉयस्टिक दे रखा है, माउस है, आपका माइक है। ये सारे के सारे कमांड देने के लिए यूज होते हैं। जॉयस्टिक देखिए, जॉयस्टिक हम गेम्स खेलने के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जॉयस्टिक की मदद से आप स्क्रीन पर गेम्स खेलेंगे तो आप देखिए स्क्रीन पर परफॉर्म होता है। माउस होता है, माउस की सहायता से आप कर्सर को आगे पीछे ले जा सकते हैं और यहाँ पे भी आप डिजायर पोजीशन जहां पर आप चाहते हैं कि माउस को ले जाए वहां से टाइप करना आप शुरू कर देंगे। माइक होता है, माइक भी आप इसको इनपुट डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। जो भी आपको बात बोलनी है वो आप इसको बात को बोल सकते हैं। कैमरा आपका है, आपका इनपुट डिवाइस है, आपका कोई भी चीज को रिकॉर्ड कर लेता है। आपका स्कैन करने के लिए आपका स्कैनर है। जब भी आप कोई मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जाते हैं तो स्कैन करने के लिए जो कोड होता है आपको वो उसको बारकोड उसमें होता है, उसको रीड कर लेता है। उसके जो प्राइस होंगे या जो भी उसका साइज होगा वो आपको बता देगा। ये आपका कीबोर्ड हो गया। टच पे आपका टच लैब, ये आपका पैड हो गया टच। आपको कोई भी टच स्क्रीन टाइप का जो भी है वो भी आपका इनपुट डिवाइस में आता है, ठीक है ना। आप इसमें डायरेक्ट आप इसको कोई भी चीज टाइप करके लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, जो हमें फाइनली रिजल्ट आउटकम प्राप्त कराता है, जो आउटपुट डिवाइस कहलाता है हमारा। इनपुट डिवाइस द्वारा दी गई कमांड का रिजल्ट आउटपुट डिवाइस पर हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा ये आपका वेब कैम लगा हुआ है, ठीक है। तो वेब कैम क्या है हमारा, कोई भी चीज के आउटपुट हमें प्रदान कर देता है। माइक्रोफोन है हमारा, प्रिंटर लगा हुआ है, ठीक। प्रिंटर क्या है, कोई भी चीज की हम कमांड देंगे प्रिंटर की तो हम प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। ईयरफोन है, हम गाने वगैरह सॉन्ग सुन सकते हैं। स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स की सहायता से हम सुन सकते हैं, ठीक है। हमारा क्या कहते हैं मॉनिटर है, जो भी हम कमांड देंगे अगर कीबोर्ड की सहायता से तो हमें मॉनिटर पे दिख शो हो जाएगा। तो मॉनिटर भी एक इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। अब बात करते हैं आप स्टोरेज डिवाइस की। आपने देख लिया इनपुट डिवाइस, आपने कोई भी चीज का कमांड दिया, आप प्रोसेसिंग हुआ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, उसके बाद हमें क्या कहते हैं फाइनली आउटकम प्राप्त हुआ स्टोरेज डिवाइस पर, वो आउटपुट डिवाइस पर। अब क्या होता है कि डाटा, कोई भी डाटा है आपका तो उसको आपको स्टोर करना भी जरूरी है। तो देखिए मेन 2 प्रकार की स्टोरेज मेमोरी होती है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी कहलाती है। तो प्राइमरी जो मेमोरी है आपकी सिस्टम में, कंप्यूटर में, तो प्राइमरी मेमोरी होती है जैसे रैम और रोम, आपने सुना होगा, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जैसे आप सिस्टम्स को ऑन करते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। इसको आप क्या कहते हैं अस्थाई मेमोरी भी कहा जाता है। तो आप क्या सिस्टम जब तक ऑन रखेंगे तब तक ये मेमोरी वर्क करेगी, उसके बाद बंद करते ही इसमें क्या है आप कोई भी वो मेमोरी आपकी डिलीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। रीड ओनली मेमोरी जो आपकी, जो उसको आप रीड कर सकते हैं लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते हैं, रोम कहलाता है उसको, ठीक है ना। ये प्राइमरी मेमोरी हो जाती है, मुख्यतः मुख्य मेमोरी होती है। जैसे जैसे रैंडम जो रैम जितनी ज्यादा 4 GB 8 GB जितनी हाई पावर की आपकी रैम होगी, उतना ही ज्यादा प्रोसेसिंग का जो टाइम होगा वो कम होगा, उतने कम टाइम में आपकी प्रोसेसिंग सिस्टम्स की होगी। ऐसी रोम है आपकी स्टोरेज के लिए यूज होती है। जैसे जैसे आपकी जो भी रोम ज्यादा है, जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा जीबी में होगा, गीगाबाइट्स में, तो उस तरीके से वो बड़ा साइज माना जाएगा। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी होती है, हमें आपने देखा हार्ड डिस्क HDD लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको बोलते हैं। जो कोई भी आपका स्टोर करने के लिए आपको यूज करनी है तो आप हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में आप ज्यादा से ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसकी आपकी 256 है आपका जीबी है, 512 है, 1024 जीबी है। ये इसको टीबी भी बोल देंगे, 1 TB बराबर 1024 जीबी। तो जिस तरीके से आपको जितना ज्यादा स्टोर करना है उसको स्टोर कर सकते हैं। अब आप देखिएगा नीचे आपको स्टोर करने के लिए और सेकेंडरी डिवाइसेस में, जैसे कि आपका CD है,
तो सीडी आप कॉम्पैक्ट डिस्क आपने देखा होगा सबसे ज्यादा यूज करी आती थी, और डीवीडी है जो उसका सीडी को रिप्लेस करके डीवीडी आ गया, डीवीडी को भी रिप्लेस करके आपको आरडब्ल्यू डीवीडी आ गई, रीराइटेबल है आपका, उसको आप रीराइट कर सकते हैं, बार बार उसको यूज कर सकते हैं। मैं आप सबसे ज्यादा पेन ड्राइव यूज होती है आजकल, आप देखिएगा पेन ड्राइव का सबसे ज्यादा यूज होता है, हर एक की कॉमन चीज है, जो भी आपका स्टोर डाटा है आप उसको रख सकते हैं। मोबाइल में आप देखेंगे सबसे ज्यादा आपको स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी कार्ड्स को यूज कर सकते हैं, ये भी आपका एक स्टोरेज डिवाइस का रूप में यूज होता था। पहले हम लोग यूज जो करते थे वो आपका छोटी छोटी आपकी फ्लॉपी होती थी, जिनकी बहुत ही कम क्या कहते हैं स्टोरेज कैपेसिटी थी उनकी स्टोर करने के लिए। तो वो है, अब धीरे धीरे एडवांस ये सब चीजें होती रहती है, छोटा सा कार्ड भी आपका कई सारे जीबी में टीबी में आपका डाटा को स्टोर कर सकता है। तो ये आपका देखिएगा इस तरीके से स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो कि आपका उनको स्टोर करने का प्रयोग करते हैं। तो आप फिर से हम दोबारा से इसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में मुख्यतः 3 प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, सबसे पहले 3 प्रकार का मुख्यतः है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशंस कंप्यूटर्स पे की जा सकती, जो भी कैलकुलेशन सबसे ज्यादा गणित जो भी साइंटिफिकली जो जिसको कंप्यूटर्स को यूज किया था वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर जो कि हम आज का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जो कि गणनाओं वगैरह के लिए, कैलकुलेशंस वगैरह के लिए, या जो नेट वगैरह से कनेक्टिविटी हमारी जो जो सिंपल पीसी वगैरह आपके डेस्कटॉप वगैरह है, वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर आपके एनालॉग और डिजिटल दोनों की तरह वर्क करते हैं, जैसे कि आप जो भी चिकित्सीय, जो भी आप मेडिकल उसमें इक्विपमेंट में इस्तेमाल, जो भी मेडिकल सेवाओं में जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे ज्यादा वो हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। इसके बाद अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द पर्पस। जनरल पर्पस के लिए आप सबसे पहले आपने जो जनरल पर्पस है हमारा, जैसे कोई वर्ड वगैरह है, एक्सेल्स वगैरह, जो छोटा मोटा काम मल्टीमीडिया पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं कंप्यूटर को, तो जनरल पर्पस होती है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप चाहते हैं कि आप स्पेशल किसी और पर्पस के लिए, जैसे आपको सिटी स्कैन्स के लिए चाहिए, एमआरआई के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, आप कोई न्यूक्लियर प्लांट है उसके लिए है, आप कोई थर्मल पावर प्लांट है उसके लिए, आपको अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस से किसी भी चीज को रीडिंग नोट करने के लिए यूज करना है कंप्यूटर्स को, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंप्यूटर यूज किए जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द साइज, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे साइज के, जो डेस्कटॉप लैपटॉप छोटे साइज की, जितने ज्यादा छोटे कंप्यूटर होंगे वो सारे सारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। मिनी कंप्यूटर है आपके जो साइज में थोड़ा सा बड़े होते हैं और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, एक से ज्यादा सीपीयू यूज कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, साइज में अपेक्षाकृत बड़े और ज्यादा मेमोरी इनमें होती है। सबसे ज्यादा आपका सुपर कंप्यूटर है जिसकी मेमोरी बहुत ज्यादा होती है और जिसकी स्पीड होती है जो वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है। वर्सटाइल यूज इसका हम सुपर कंप्यूटर कर सकते हैं। इंडिया का सुपर कंप्यूटर, इसका नाम परम है, जो सीडेक इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस की। जो भी डिवाइस हम सिस्टम में जिससे हम कमांड देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपका देखिएगा, मुख्यतः ये जो है वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड में आप देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शंस की बन रखी है F1 से F12 तक, और यहाँ पर आप कोई भी चीज को टाइप कर सकते हैं, A से लेके Z तक का, और 1 से लेके 0 से लेके 9 तक का, ठीक है। और आपका ये एंटर की दे रखी है या स्पेस का की दे रखा है। तो इस तरीके से हम इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। अब आपका जॉयस्टिक है, आपका गेम्स वगैरह के लिए पर्पस के लिए यूज करते हैं। माउस आपका जो भी कर्सर को आप आगे पीछे ले जा सकते हैं, उससे कोई भी चीज को आप टाइप कर सकते हैं, या टाइप जहां भी आपको करना है वहां पे आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। और आपका ये स्कैनर है जो आपको किसी भी चीज को स्कैन करता है। आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, जब भी हम इनपुट डिवाइस को देते हैं तो जो हम आउटपुट जो प्राप्त करते हैं वो आउटपुट डिवाइस पे करते हैं। जैसे प्रिंटर है हमारा, कोई भी कमांड हमने दी सिस्टम को तो प्रिंट हमें अगर प्राप्त हो रहा है तो प्रिंटर आपका आउटपुट में आता है। मॉनिटर है जिससे हम किसी भी चीज का कोई भी चीज हम टाइप कर रहे हैं, कीबोर्ड से लिख रहे हैं, वो हमें मॉनिटर पे प्राप्त हो जाती है। स्पीकर्स हैं जो हमें साउंड वगैरह कोई भी प्राप्त हो जाती है बाहर। अब आपका स्टोरेज डिवाइस है, कोई भी चीज आपको स्टोर करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे दो प्रकार का मेन मेमोरी है आपका स्टोरेज के लिए डिवाइस जो है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आ जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। और आपका हार्ड डिस्क ड्राइव भी है, और आपका पेन ड्राइव भी है, सीडी है, डीवीडी है, आपका फ्लॉपी है। तो ये सारे के सारे स्टोरेज डिवाइस है जिनके डेटा को आप चाहें तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू। आज मेरे द्वारा पढ़ाया गया बेसिक ऑफ कंप्यूटर, आप आशा करता हूँ कि आपकी समझ में और आपके फायदे के लिए रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।